स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अभी विजन में। हम सभी यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस 2020 के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कर लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आचार्य जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो बताइए कि संघ संविधान समिति का अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हम लोगों का, है ना। वीडियो को आप पॉज किया कीजिए और अपने से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश किया कीजिए, है ना। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे हमको एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? ऑप्शन ए है लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, ऑप्शन बी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन सी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन डी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन सी, यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति यानी रियलिटी क्या थी कि भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार यदि आप देखिएगा तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। भारतीय संविधान की उद्देशिका में इस बात को मेंशन किया गया था कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? ऑप्शन ए है भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन इजी भी है। देखिए संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है, क्योंकि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों से किया गया है, भारत और इंडिया। अनुच्छेद 1 में यानी आर्टिकल 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 के अनुसार वो क्या है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 बात करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है राज्य के नीति निदेशक तत्व, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी है नागरिकता, ऑप्शन डी है संविधान की प्रस्तावना। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग किया गया है। और कुछ फैक्ट आप जान लीजिए। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होता है। इसका अर्थ है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है तथा वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है और वह किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है, बाहरी सत्ता के अधीन नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सत्य है?
हमें सेलेक्ट करना है। केवल फर्स्ट और सेकंड, केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड, केवल सेकंड थर्ड और फोर, केवल 1 2 3 और 4 सभी। बताइए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसमें जितने भी स्टेटमेंट है वो सभी सही हैं। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये सभी सही है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की परिकल्पना की गई है, जबकि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की भावना संविधान के भाग 4 के अंतर्गत शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। दैट मीन्स कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का संकुल, राज्यों का परिसंघ, राज्यों का संघ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों का संघ है ना। भारतीय संविधान के भाग फर्स्ट के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये कहा गया है। और भारत के राज्य क्षेत्रों में फर्स्ट राज्यों के राज्य क्षेत्र और सेकंड संघ राज्य क्षेत्र और थर्ड ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं सम्मिलित होंगे। ओके, तो भारत के राज्य क्षेत्रों में किन राज्यों को सम्मिलित किया जाएगा? राज्यों के राज्य क्षेत्र को, संघ राज्य क्षेत्रों को और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाएगा जो कि अर्जित किए जाएंगे, एक्वायर्ड किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो यूनियन टेरिटरी है उसका प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा संघ राज्यों का प्रशासन किया जाता है। देखिए संविधान के आर्टिकल 239 फर्स्ट के अनुसार संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था कर सकती है। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। सेकेंड है कि उसके अधीन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से करेगा। राष्ट्रपति स्वयं किसके द्वारा करेगा? प्रशासक के माध्यम से करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से करेगा। अर्थात संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से करेगा। यहां यह बात किया जा रहा है, तो ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य का गठन किया? ऑप्शन ए है 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, बी है 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, सी है 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य, डी है 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। ठीक है, तो बताइए कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। देखिए स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के गठन के लिए 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। यहाँ एक फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, तो आप ध्यान में रखेंगे 1953 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में, है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के गठन के लिए, नए राज्यों के निर्माण करने के लिए 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन होता है। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य भी रहते हैं जिनका नाम है के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरू, है ना। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की और राज्य पुनर्गठन के लिए 4 आधार बताए। इस आयोग ने, दैट मीन्स कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 ईस्वी में प्रस्तुत करती है और राज्य के पुनर्गठन के लिए उन्होंने 4 आधार बतलाए। फर्स्ट कि भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता, देश की एकता तथा अखंडता।
थर्ड है वित्तीय एवं प्रशासनिक एकरूपता, फोर्थ है कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन की योजनाओं को क्रियान्वित किया गया और परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का भी गठन किया गया। तो ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें, तो आप ध्यान में रखेंगे, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 4 आधार बतलाए थे। वो आधार कौन कौन से थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट है भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता, सेकेंड है देश की एकता तथा अखंडता, थर्ड है वित्तीय एवं प्रशासनिक एकरूपता और फोर्थ है कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया जाता है, 1953 ईस्वी में, और किसकी अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में। और जब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर लिया जाता है, जब वो अपना रिपोर्ट सौंपती है 1955 में, तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन की योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है, इसके प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसके बाद 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 6, 7, 8 और 9। तो बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर बी दिया है यहाँ पे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर अभी 9 होगा, है ना, कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं। टोटल अभी संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 9, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को ऐड किया गया है। पहले 7 थे, अभी 9 हो गया है। ओके, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल कितनी संख्या है? तो ये है 29। पहले 28 स्टेट्स थे, लेकिन तेलंगाना राज्य का जब गठन किया जाता है तो राज्यों की कुल संख्या 29 हो जाती है। देख लीजिए, तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई है। इसका गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 द्वारा किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ओके, कि तेलंगाना राज्य का जो गठन है वो कब किया गया? तो 2 जून 2014 को, और किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के द्वारा इसका गठन किया जाता है। ओके, तो ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का उनके क्रम में लगाना है। कि ऑप्शन ए है नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय। ऑप्शन डी है सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। बताइए कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए, नागालैंड का जो गठन होता है, ऑप्शन ए में आप देखिए कि नागालैंड का गठन होता है आपका 1963 के अंतर्गत, और उसके बाद मेघालय आता है 1972 में, उसके बाद सिक्किम आता है 1975 में इसका गठन होता है, और अरुणाचल प्रदेश का गठन होता है 1987 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन को करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक आपको ईयर पता नहीं रहेगा, इस्टेब्लिशमेंट ईयर, तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको एग्जाम में आसानी से किया जा सकता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता यानी सिटीजनशिप का उल्लेख किया गया है। नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के अपरिहार्य सिद्धांत को कानूनी स्वरूप प्रदान करती है। इस फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे कि नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के बीच में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है,
भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, उपर्युक्त सभी के आधार पर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी के आधार पर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। इस अधिनियम में वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में संशोधन किया गया है। वर्तमान में भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, जैसे कि जन्म से, वंशानुगत आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण और विदेशी भूमि के अधिग्रहण के आधार पर भारतीय नागरिकता को प्राप्त की जा सकती है वर्तमान में। तो ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिटीजनशिप से हमेशा ही क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। दैट मीन्स कि डबल सिटीजनशिप किस देश में लागू है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए में जो है डबल सिटीजनशिप का प्रावधान है और भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। ओके, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता दैट मीन्स कि डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। अमेरिका में शासन व्यवस्था का जो स्वरूप है वो संघीय है भारत की तरह, जिसके अंतर्गत केंद्र एवं प्रांतों के सरकारों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है तथा केंद्र एवं प्रांतों के द्वारा लोगों को अलग अलग नागरिकता प्रदान की गई है। अमेरिका में आपको देश का भी नागरिकता जरूरी है, मतलब केंद्र का भी नागरिकता जरूरी है, और राज्यों के लिए उसका अलग नागरिकता को प्राप्त करना आवश्यक होता है। ओके, मतलब एक राष्ट्र की नागरिकता और एक राज्य की नागरिकता, एक केंद्र की नागरिकता कह लीजिए और एक प्रांत की नागरिकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 3 में। आप सभी जान रहे हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो अमेरिका के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स के समान है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वो किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ग्रहण किया गया है। तो अमेरिका के संविधान से, और इसका प्रावधान भारतीय संविधान में भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के बीच में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है। तो आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 में जो है वो समता के अधिकार का प्रावधान है। ओके, भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में किया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य नागरिकों को विधि के समक्ष समता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ से या विधियों के समान संरक्षण इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज से वंचित नहीं करेगा, यानी विधि के नज़रों में, कानून के नज़रों में सभी लोग समान होंगे और कानून के समक्ष सभी लोगों को समान संरक्षण मिलेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए, क्या आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता की बात की गई है? बिल्कुल की गई है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता की बात की गई है, तो बिल्कुल की गई है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। अनुच्छेद 17 में उपाधियों का अंत का बात किया गया है? नहीं। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 18 में सैन्य उपाधियों की अनुमति, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है, जबकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत एबोलिशन ऑफ टाइटल्स का उपबंध किया गया है। यह अनुच्छेद राज्य को सैन्य और अकादमिक क्षेत्रों को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार की उपाधि प्रदान किए जाने से प्रतिबंधित करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 18, कि आप सिर्फ सैन्य और अकादमिक क्षेत्रों से संबंधित उपाधि को ले सकते हैं, उसके अलावा
किसी भी उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता है, या उसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं की जा सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस किस अधिकार में निहित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है विधियों का समान संरक्षण, भाषण की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कार्य और सामग्री की सुरक्षा। तो बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषण की स्वतंत्रता। ओके, तो भाषण की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को निहित किया गया है। देखिए, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस का उल्लेख नहीं है, लेकिन साकल पेपर मिल्स बनाम भारत संघ मामले 1961 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 19(1) क में प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है और प्रेस को साधारण नागरिकों से अलग विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत ही शामिल है। तो ध्यान रखेंगे इस फैक्ट को आप सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? ओके, तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन के प्रतिषेध का उपबंध करता है। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम युक्त कार्यों में शामिल नहीं किया जा सकता है ना। 2 जून 2017 को बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, इस फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स में हम लोगों को राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दिया गया है ना, अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत ये बात की गई है कि बालकों के नियोजन के प्रतिषेध, जिसके अंतर्गत ये बात किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या किसी अन्य जोखिम युक्त कार्यों में शामिल नहीं किया जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 24 के तहत। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है, मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? 1990 में, 1983 में, 1980 में, 1977 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1980 में। देखिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति जानने के लिए 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल, इनका पूरा नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की गई। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 12 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत करते हुए पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, है ना। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के पीरियड में मूल अधिकारों का निलंबन 2 प्रकार से होता है। फर्स्ट, अनुच्छेद 358 के अनुसार जब युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र पर आपातकाल प्रभावी हो तो अनुच्छेद 19 में उल्लिखित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है, मतलब आर्टिकल 19 को निलंबित कर दिया जाता है। ओके, ऑप्शन फैक्ट नंबर 2 है अनुच्छेद
359 यानी 359 में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है। तो ध्यान में रखेंगे ये दोनों फैक्ट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप सभी को सारे इंपॉर्टेंट हैं, है ना। तो आप एक बार देख लीजिए इन क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं है कि एग्जाम में बेसिक क्वेश्चंस को नहीं पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत ही आवश्यक है। आप जितने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए एग्जाम में उतनी ही आसानी होगी क्वेश्चंस को करने में। तो इसलिए हर क्वेश्चंस को आप लगाया कीजिए, टिक किया कीजिए, अटेम्प्ट किया कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और ये बहुत ही इजी भी है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति प्रदान की गई है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 32 के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहकर पुकारा है। तो आप सभी याद रखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहकर पुकारा है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इससे। जहां अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की रीट अधिकारिता केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों तक सीमित है, वहीं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में मूल अधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ अन्य विषय भी सम्मिलित है। न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं, जिनमें फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकेंड है परमादेश, थर्ड है प्रतिषेध, फोर्थ है अधिकार परीक्षा और फिफ्थ है उत्प्रेषण रेट। ओके, तो ध्यान में रखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी की क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें। ओके, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।